अपन अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें अपना टॉपिक चल रहा है गार्डनर-मरे का सिद्धांत। गार्डनर-मरे के सिद्धांत के हमने इलस्ट्रेशन में कर लिए और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो गार्डनर-मरे के सिद्धांत के बारे में मैंने 2-3 बार बता दिए, फिर से एक बार देखो कि गार्डनर-मरे का सिद्धांत का मतलब यही है कि यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया साझेदार के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं और रियलाइजेशन लॉस का जो पैसा होता है उसका पैसा कैश में लेकर के आते हैं। आप क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि वसूली की हानि का पैसा नकद में नहीं लाएंगे तो नकद में नहीं लाते, अन्यथा कैश में लेकर आते हैं। और पूंजी का अनुपात कौन सा होता है? फर्म का समापन करने से पहले जो पूंजी होती है, यानी कि पहले के जो अवितरित लाभ या हानि के जो शेष होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उनका समायोजन करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस आता है वो अनुपात निकाला जाता है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको इसका 8वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 7 तक हमने कर लिए थे। 8वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें बैलेंस शीट जो दे रखी है उस बैलेंस शीट की सहायता से सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन का। तो एसेट्स पक्ष में देखो, एसेट्स पक्ष में सबसे पहली मद दे रखी है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक को तो हम कैश बैलेंस में दिखाएंगे। इसके बाद में दूसरी मद दे रखी है इसमें डेटर्स। तो एसेट्स को हम इसके का जो मूल्य है वो दे रखा है 90,000। डेटर्स के बाद में फिर दे रखा है स्टॉक। स्टॉक का मूल्य है 1,20,000। स्टॉक के बाद में दे रखा है मोटर कार। मोटर कार का इसमें मूल्य है वो दे रखा है 20,000। और फिर है मशीनरी। मशीनरी का मूल्य दे रखा है 1,00,000। ये तो हो गई संपत्तियां जो बैलेंस शीट में दिखाई गई थी, उनको हमने उसी मूल्य पर इसके डीआर साइड में दिखा दिया। अब लायबिलिटी साइड की जो मदें हैं वो हम दिखाएंगे इसके सीआर साइड में। तो इसके लायबिलिटी साइड में जो मद है पहली वो दे रखी है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को दिखा देंगे सीआर साइड में। क्रेडिटर्स का मूल्य दे रखा है 2,00,000। क्रेडिटर्स के बाद में कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल का बैलेंस हम इसमें नहीं दिखाते, कैपिटल का बैलेंस केवल कैपिटल अकाउंट में ही आता है। तो ये तो हो गई बैलेंस शीट की मदें। अब आगे जो सूचनाएं दे रखी है वो देखो, इसमें आगे सूचना में दे रखा है कि मशीन से 50,000 रुपये और स्टॉक से 36,000 रुपये वसूल हुए। तो नकद राशि प्राप्त हो रही है संपत्तियों से, उसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे। ये आपके संपत्तियों से जो वसूली हो रही है, इसमें मशीन है 50,000 और स्टॉक दे रखा है उससे प्राप्त हुआ है 36,000, ठीक है। और देनदारों से 40,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये डेटर्स से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें 4 संपत्तियां थी। नकद पैसा केवल 3 से ही प्राप्त हुआ है, तो नकद पैसा है वो हम दिखा देंगे इसमें टोटल, क्योंकि कैश का टोटल है वो कैश अकाउंट में भी आता है, इसलिए इसका टोटल हम लगा देंगे 1,26,000। यानी कि संपत्तियों से नकद पैसा हमारे को 1,26,000 रुपये प्राप्त हुआ। अब देखो आगे एक संपत्ति बची है मोटर कार, उसके बारे में दे रखा है कि मोटर कार बी के द्वारा 24,000 रुपये में ले ली गई। संपत्तियों को चाहे नकद बेचा जाए या साझेदार ले, हम उसको कहाँ दिखाते हैं? सीआर साइड। तो बी ने लिया है तो इसमें लिखेंगे बाई बीस कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे मोटर कार। इसने कितने में ली है? 24,000 रुपये में। जितने में ली है उतना मूल्य दिखा देंगे, ये 24,000। ये तो हो गया एसेट्स का। दायित्वों का भुगतान करेंगे तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड। तो दायित्व में आपके एक ही मद है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के बारे में इसमें कोई सूचना नहीं है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर कोई भी लाइबिलिटीज है, चाहे क्रेडिटर्स हो, बीपी हो, बैंक लोन हो, अगर उसके पेमेंट के बारे में कोई सूचना नहीं है तो
तो हम यही मानते हैं कि हमने उनका पूरा भुगतान कर दिया, यानी कि जितना मूल्य था उतना ही भुगतान कर दिया है। तो क्रेडिटर्स का मूल्य 2 लाख था, इसलिए भुगतान भी इसमें कितना किया हुआ माना जाएगा, 2 लाख रुपए। क्रेडिटर्स 2 लाख, ठीक है। तो ये अपने संपत्ति और दायित्वों का हो गया। इसके बाद में ये दे रखा है कि किसी भी साझेदार की पूंजी की कमी साझेदारों के द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में वहन की जाए। यानी कि साझेदार को कोई घाटा होता है उसको किस अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि के अनुपात में। इसका मतलब है इसमें गार्डनर मरे का सिद्धांत लागू नहीं होता है, और गार्डनर मरे का सिद्धांत लागू नहीं होता है तो लाभ हानि के अनुपात में ही बांटते हैं। रिलायंस का जो लॉस होगा या दिवालिया साझेदार का जो घाटा है उसको शेष बचे साझेदार लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे, और रिलायंस लॉस का जो पैसा होता है उसको भी कैश में नहीं लाएंगे। दूसरा दिवालिया हो गया, इसमें ए और उससे कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हो सकी, तो उसको तो हम दिखाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट में। तो सबसे पहले तो हम इसका टोटल लगा लेंगे कि रिलायंस अकाउंट का जो टोटल है वो कितना आ रहा है। तो देखो इसमें टोटल है आपके डीआर साइड का ही ज़्यादा आ रहा है, तो डीआर साइड का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है। डीआर साइड का टोटल आ रहा है 5,30,000, ठीक है। अब सीआर साइड का टोटल देखो आपके 3,50,000, तो 3,50,000 ये हम लेस कर देंगे, ये आ गया 1,80,000 रुपये। इसमें डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है, डीआर साइड का टोटल 5,30,000 था और सीआर साइड का टोटल क्या 3,50,000 है। 3,50,000 हम लेस कर देंगे तो डिफरेंस आया 1,80,000 रुपये का। इसका मतलब है रिलायंस का जो लॉस है वो कितने का हो रहा है, 1,80,000 रुपये का। ये 1,80,000 रुपये का जो लॉस हुआ है इसको साझेदार बांट लेंगे, और साझेदार है इसमें 3 ए बी सी, तो ए बी सी तीनों बांट लेंगे, और इनका लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 5-3-2। तो 1,80,000 को 5-3-2 के अनुपात में बांटेंगे, तो पहले का 5/10 यानी कि आधा हो गया, इसका तो हो गया 90,000। दूसरे का हो जाएगा 3/10 इंटू 1,80,000, इसका आ गया आपके 54,000। और तीसरे का 2/10, इसका आ जाएगा आपके 36,000, ठीक है। ये हमने टोटल लगा लिया इसका 5,30,000। तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट बढ़ गया कि जिसमें फर्म को 1,80,000 रुपये का लॉस हुआ था, और 1,80,000 रुपये के लॉस को तीनों साझेदारों में बांट लिया, 90,000, 54,000 और 36,000। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमने रिलेशन अकाउंट हमने बना लिया, और रिलेशन अकाउंट बनाने से हमारे को क्या है, लॉस का मालूम चल गया कि फर्म को लॉस है कितना हुआ है। अब हम बना रहे हैं इसका पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट में देखो इसमें जो 3 साझेदार है ए बी सी, तीनों की पूंजी का क्रेडिट शेष है, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल है इसमें 20,000, और बी की है 80,000, और सी की है 40,000, ठीक है। ये तो इनकी कैपिटल का बैलेंस दिखा दिया। अब देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए ऐसी कोई मद नहीं है, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि मोटर कार है वो बी के द्वारा ले ली गई। अगर कोई भी साझेदार है फर्म की एसेट्स को लेता है तो उसको हम दिखाते हैं डीआर साइड में, लायबिलिटीज को लेते हैं तो उसको हम दिखाते हैं सीआर साइड में। तो देखो इसमें पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हमने पूंजी का जो प्रारंभिक शेष है ये हमने दिखा दिया। रिलायंस अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें फर्म को लॉस हुआ था, और फर्म को जो लॉस हुआ था इसमें 1,80,000 रुपये का लॉस हुआ था। 1,80,000 रुपये को ए बी सी तीनों ने बांटा था, उसको हम इसमें दिखा देंगे डीआर साइड में। तो ए का जो हिस्सा है वो आ रहा है 90,000, बी का आ रहा है 54,000, और सी का आ रहा है 36,000। ये रियलाइजेशन लॉस है।
अब देखो इसके बाद में और क्या है, इसमें पहले की जो बैलेंस शीट है उसमें कोई लाभ या हानि का शेष नहीं है, लेकिन इसमें दे रखा है कि बी के द्वारा मोटर कार ली गई, साझेदार के द्वारा कोई भी एसेट्स ली जाती है तो उसको हम दिखाते हैं इसके डी आर साइड में। लाइबिलिटीज को लेते हैं तो उसको दिखाते हैं सी आर साइड में, और एसेट्स को लेते हैं तो डी आर साइड में। तो इसमें एसेट्स ली गई है, नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का, ठीक है, मोटर कार ये ली गई है इसमें बी के द्वारा, कितने में ली गई है, 24,000 में, तो जितने में ली है उतने में दिखा रही। इसके अलावा साझेदारों ने और कोई संपत्ति नहीं ली है, न कोई दायित्व लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें जो सूचना दे रखी है कि ए दिवालिया हो गया, जब ए दिवालिया हो गया तो इसका मतलब है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो ए का देखो डेबिट साइड का टोटल, देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 90,000 और क्रेडिट साइड में आ रहा है केवल 20,000, तो जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 70,000 रुपये का, यानी कि इसका जो घाटा है ए का 70,000 रुपये है, और इस 70,000 रुपये के घाटे को बी और सी बांटेंगे। और चूंकि इसमें प्रश्न में दे रखा है लाभ हानि अनुपात में, यानी कि गार्डनर मरे का सिद्धांत इसमें लागू नहीं हो रहा है, तो बी और सी अपने लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे। तो इनका लाभ हानि का जो अनुपात है वो था इसमें 5, 3 और 2, तो ए का 5 था, यानी कि बी और सी का अनुपात कितना है, 3 और 2, तो 70,000 को ये किस अनुपात में बांटेंगे, 3 और 2 के अनुपात में। तो 70,000 को बांटेंगे तो पहले बी का हिस्सा 3/5, 42,000 रुपये तो ए वहन करेगा, ए बी वहन करेगा, ठीक है। तो इसमें दिखा देंगे वाई बीस कैपिटल 42,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में सी का शेयर, सी का जो हिस्सा है वो कितना है, 2/5, तो उसका आ जाएगा आपके 28,000, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रश्न में जो दे रखा था कि ए दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए 70,000 रुपये का जो टोटल घाटा था उसको ही बी और सी ने वहन किया है। तो अब ए का घाटा पूरा हो गया, इसका ए का तो हम टोटल लगा देंगे 90,000। अच्छा, बी और सी ने ए के घाटे को पूरा किया है, तो ये इनकी पूंजी में कमी हो जाएगी, इसको हम दिखा देंगे इसके डी आर साइड में। इन्होंने किसको दिया है, ए को, तो नाम किसका आ जाएगा, ए का, 2H कैपिटल। तो ए ने घाटा वहन किया है 42,000 और बी ने वहन किया है 28,000, ठीक है। ये इसका तो हो गया। अब देखो इसमें आगे, अब इसमें शेष बचे जो साझेदार है इनको पेमेंट करना है बी और सी का। तो बी और सी का देखो इसमें, तो अब देखो इसमें बी का डेबिट साइड का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, देखो इसमें डेबिट साइड का टोटल 1,20,000 हो गया, ठीक है। बी का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000 और क्रेडिट साइड का आ रहा है केवल 80,000। इसका मतलब इसकी पूंजी में कमी हो गई, लेकिन चूंकि ये दिवालिया नहीं है इसलिए अपने घाटे को ये खुद पूरा करेगा। तो डेबिट साइड का टोटल हम लगा देंगे 1,20,000 और इस साइड का जो टोटल है केवल 80,000 है। 80,000 घटा दिया तो कितना डिफरेंस आया, 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये जो है कैश लेकर आएगा। जो साझेदार दिवालिया नहीं होता है वो अपने घाटे को खुद पूरा करता है, तो इसमें भी अपने घाटे को पूरा करेगा। 40,000 रुपये की जो कमी पड़ रही है ये कैश में लेकर आएगा। ये इसका हमने टोटल लगाएगा। अब कैसे सी का लगाएंगे, तो सी का देखो इसमें डेबिट साइड का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, 64,000। डेबिट साइड का टोटल इसका 64,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 40,000 आ रहा है। इसकी भी पूंजी कम पड़ रही है, इसमें कितनी कम पड़ रही है, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये ये सी लेकर आएगा, यानी कि इसमें बी और सी दोनों अपनी
पूंजी में जो कमी हो रही है या घाटा हो रहा है, उस घाटे को खुद पूरा कर रहे हैं कैश में ला करके। ठीक है, तो अब इसका हम टोटल लगा देंगे 64,000 और क्रेडिट। तो इसमें बी और सी पैसा लेकर आए हैं 40,000 और 24,000 रुपये। ठीक है, और इसके एक एक घाटे को इन्होंने पूरा कर लिया है। ये बढ़ गया अपना पार्टनर्स कैपिटल। अब हम बढ़ाएंगे इसका कैश अकाउंट। देखो अपने जो 8वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा था उसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बना लिया। तीसरे नंबर पर हम अकाउंट बनाएंगे इसका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जैसा कि हम अब तक बनाते आए हैं, कैश अकाउंट में सबसे पहले हम डीआर साइड में दिखाएंगे कैश का प्रारंभिक शेष, ऊपर का प्रारंभिक शेष टू बैलेंस पीटी। तो इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है उसमें कैश एट बैंक दे रखा है 10,000, यानी कि 10,000 रुपये का तो बैंक बैलेंस हमारे पास पहले से था। इसके अलावा जो भी रोकड़ आती है, कैश आता है, कैश रिसीव करते हैं, उसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसके डीआर साइड में। अब इसमें कैश आता है संपत्तियों को बेचने से या साझेदार लेकर आते हैं, तो उसको हम इसके डीआर साइड में। तो इसमें सबसे पहले संपत्तियों को बेचने से हमारे पास जो पैसा आया टू रियलाइजेशन, यानी कि संपत्तियों से वसूली। संपत्तियों से हमारे पास जो नकद पैसा आया था 1,26,000 रुपये हमारे को संपत्तियों को बेचने से आया था। इसके अलावा इसमें ए साझेदार है दिवालिया हो गया था, और ए साझेदार जो दिवालिया हो गया था उससे तो कुछ भी राशि नकद प्राप्त नहीं हुई, तो इसलिए उसके घाटे को बी और सी ने पूरा किया था। लेकिन एक एक घाटे को पूरा करने के कारण बी और सी की पूंजी में कमी हो गई थी। तो बी और सी की पूंजी में जो कमी हो गई थी उस कमी को उन्होंने कैश में ला करके पूरा किया था। तो बी और सी जो है कैश लेकर आए, तो कितना कैश लेकर आए वो हम इसमें डीआर साइड में दिखा देंगे टू बीज कैपिटल। इसमें जो बी है वो लेकर आया था 40,000 रुपये, और ऐसे ही सी लेकर आया था 24,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास कैश आया। 10,000 रुपये पहले से था, 1,26,000 एसेट से हमारे को वसूल हुआ, 40,000 रुपये बी लेकर आया और 24,000 रुपये सी लेकर आया। ठीक है, ये आपके डेबिट साइड में कैश की मदें हैं। इसके अलावा इसमें और कोई कैश नहीं आया है। ठीक है, अब कैश पेमेंट जितने भी है, रोकड़ी भुगतान जितने भी हैं, उनको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। तो सबसे पहले दायित्व का भुगतान करने में, तो देखो इसमें जो लायबिलिटीज थी उसमें एक ही मद है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स जो है इसमें 2 लाख रुपए थे। क्रेडिटर्स के बारे में प्रश्न में सूचना नहीं थी, इसलिए हमने यही माना था कि हमने लेनदारों को पूरा पेमेंट कर दिया है। तो 2 लाख रुपये आप पहचान के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें दायित्व में और कोई ऐसा कोई पेमेंट इसमें नहीं है। साझेदार जो है, साझेदारों को भी हमने नकद भुगतान नहीं किया है, बल्कि बी और सी की जो कमी चल रही थी उसको भी उन्होंने कैश में ला करके पूरा किया था। तो अब देखो इसमें कैश अकाउंट का हम टोटल लगाएंगे। तो देखो इसमें डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2 लाख, और क्रेडिट साइड में केवल एक ही मद है 2 लाख रुपए। पेमेंट हमने 2 लाख किया है, और कैश अकाउंट का टोटल हमेशा इसमें बराबर आता है। तो इस साइड का टोटल भी आपके 2 लाख। तो ये अपना कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही अपना 8वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। देखो अपने 8वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये तो कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना। इसके आगे 9वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा, और 10वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करना है। तो इसको कैसे क्या करना है मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, 10वां क्वेश्चन आपको ही करना है। 10वें में क्या है, इसमें बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट से हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो एसेट्स पक्ष की जो मदद दे रखी है उसमें पहले कैश एट बैंक दे रखा है, उसको कैश बैलेंस में दिखाएंगे। फिर डेटर्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी और बीआर, यानी कि 4 जो एसेट्स है वो डेबिट साइड में दिखा देंगे।
नीचे मोहन की कैपिटल दे रखी है, मोहन कैपिटल विड्रॉन, यानी कि इसकी कैपिटल का डेबिट शेष आ गया, कैपिटल का डेबिट शेष वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में जो मद है उसमें रिलायंस में एक ही मद आएगी, क्रेडिटर्स, क्योंकि जनरल रिजर्व दे रखा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, कैपिटल को कैपिटल में दिखाएंगे। नीचे जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार, क्योंकि इसमें 3 पार्टनर थे, राम श्याम मोहन, तो इसमें मोहन दिवालिया हो गया और उसे 4000 रुपये भुगतान कर सका। अच्छा देखो इसमें भी क्या है, दिवालिया हो गया है, लेकिन इसमें क्या है ये नहीं दे रखा है कि गार्डनर मरे का जो नियम है वो लागू करना है या नहीं करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में गार्डनर मरे के सिद्धांत के बारे में नहीं दे रखा कुछ भी, तो हम गार्डनर मरे के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। अगर नहीं दे रखा है, आप क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा है कि गार्डनर मरे के सिद्धांत को लागू नहीं करना है, तो फिर हमारे को वैसे ही करना है। लेकिन इसमें नहीं दे रखा है तो भी हम गार्डनर मरे के नियम को ही अप्लाई करेंगे। और गार्डनर मरे के सिद्धांत के अनुसार दिवालिया साझेदार के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। तो मोहन दिवालिया हो गया है, इसके घाटे को राम और श्याम पूरा करेंगे। व्यक्तियों से कितनी राशि वसूल हुई है ये प्रश्न के अंदर दे रखा है, वो रिलेशन अकाउंट में आ जाएगा इसमें। तो इसमें केवल आपको गार्डनर मरे के सिद्धांत का पालन करना है, तो पूंजी का अनुपात निकालना पड़ेगा। और पूंजी का अनुपात कौन सा होता है इसमें, फर्म का समापन करने से पहले जो पूंजी होती है। तो देखो इसमें राम और श्याम की जो कैपिटल है, मैं क्या आपको पूंजी का अनुपात बता देता हूँ। राम और श्याम की कैपिटल, राम की कैपिटल इसमें दे रखी है 50,000 और श्याम की कैपिटल दे रखी है 30,000। फर्म का समापन करने से पहले जो लाभ या हानि के शेष होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनका एडजस्टमेंट करने के बाद, तो पुरानी बैलेंस शीट में पहले का कोई जनरल रिजर्व है, P&L है, उनका समायोजन करने के बाद में जो पूंजी का शेष आता है वो अनुपात निकाला जाएगा। तो इसमें जनरल रिजर्व है 30,000, तो जनरल रिजर्व जो 30,000 है इसको इनमें बांट देंगे, इसके बाद में इनका अनुपात निकाला जाएगा। अच्छा देखो इसमें राम श्याम मोहन की बैलेंस शीट दे रखी है, लेकिन इसमें अनुपात नहीं दे रखा है, रेशियो नहीं दे रखा है। रेशियो नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, बराबर, इक्वल, यानी कि इसमें लाभ हानि का अनुपात बराबर है। तो जनरल रिजर्व को दोनों बराबर बांट लेंगे। 15,000 रुपये आपके राम दिखा देगा और 15,000 रुपये आपके श्याम दिखा देगा। तो इसका टोटल हो गया 45,000 और इसका हो जाएगा आपके 65,000। हम रेशियो निकाल लेंगे आपके, ठीक है। तो इसका हो गया, ये अनुपात आ जाएगा 13:9। तो ये जो आपके 10वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें इनका पूंजी का अनुपात है वो कितना आएगा, 13:9। तो इसलिए मोहन जो दिवालिया हो गया उसके घाटे को राम और श्याम किस अनुपात में बांटेंगे, 13:9 के अनुपात में बांटेंगे। बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको अभी तक बताया, इसमें और बाकी कोई परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने अभी बताया 8वां, ये तो आपको रिपीट करना ही है। और 9वां क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। 10वां ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया है, वो आपको बताना है, जिसका पूंजी का अनुपात मैंने आपको बता दिया। इनका कैपिटल रेशियो है वो 13:9 आएगा, जिसमें मोहन के घाटे को इस अनुपात में पूरा करेंगे।